वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में। तो जावा में क्या होता है, आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, ऐसे अपने स्टेटमेंट्स लिखते हो प्रोग्रामिंग करते वक्त, तो क्या होता है वे एक सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे तो जावा का कंपाइलर क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ उनको पढ़ता हुआ चलेगा और एग्जीक्यूट करता हुआ चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, हर बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कुछ बार की सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, कुछ बार क्या होगा आपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे लेकिन उनमें से कुछ ही हो और कुछ ना हो। और ऐसा भी हो सकता है आपने कोई एक स्टेटमेंट लिखा या कुछ पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स लिखे और ये स्टेटमेंट्स कई बार चले, है ना। जैसे कि एक स्टेटमेंट लिखा है वो तो नॉर्मली एक बार चलता है, लेकिन हो सकता है वो स्टेटमेंट कई बार चले। तो इसको जो है डिसाइड करने में हमारी मदद करता है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा या फिर इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। तो कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि कंस्ट्रक्ट्स जावा में क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्ट्स जावा के अंदर हमारी मदद करते हैं कि जो जावा के स्टेटमेंट्स हमने अपने सोर्स कोड के अंदर लिखे हैं वे किस टाइप से एग्जीक्यूट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा system.out.println और यहाँ पर लिख दिया ABC, ठीक है, ये प्रिंट कराएगा ABC। और सपोज करिए मैंने 2-3 स्टेटमेंट और लिख दिए, चलो एक और स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं SOPLN CDE, ठीक है, ये मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिख दिए। तो नॉर्मली क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट्स ऐसे चल जाएंगे, एक बार ये चल जाएगा एक बार ये लाइन में चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी बार क्या हो सकता है, अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो हो सकता है सिर्फ ये स्टेटमेंट चले और ये ना चले, ठीक है। और इटरेशन में बात करें तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट आपका 10 टाइम्स चल जाए, 100 टाइम्स चल जाए। तो इनकी हम मदद लेने वाले हैं अब कंस्ट्रक्ट्स इन जावा की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट क्या होता है। सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट्स का जो है हमको नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सभी जावा के स्टेटमेंट्स आपके A to Z जावा के स्टेटमेंट्स आपके एक सीक्वेंस में चलेंगे। आपने यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे अपने जावा के और वे एक सीक्वेंस में सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो उनको हम सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं, जो हमको इसमें मदद करते हैं। अब दूसरे आते हैं हमारे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स। तो अभी हम जानेंगे कि कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स में होता क्या है, हमको कुछ कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है कि अगर आपने सपोज करिए उसको कुछ कंडीशन दी, ठीक है, एक कंडीशन दी सी, अगर वो कंडीशन आपकी सही होती है तो कुछ पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स चलेंगे, अगर वो कंडीशन आपकी गलत होती है तो कुछ पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स चलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है SOPLN यू कैन वोट, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है यू कैन वोट। और एक और मैंने यहीं पर स्टेटमेंट्स लिख रखा है SOPLN यू कांट वोट, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिख रखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, जावा के मैं चाहूंगा कि इनमें से कोई एक ही चले, है ना। एक सपोज करिए मेरे पास एक वेरिएबल है int age इक्वल टू 16, ठीक है। तो अगर 16 मतलब 18 से कम हुआ या 18 के बराबर हुआ तो क्या होगा, चलेगा कि आप वोट नहीं कर सकते। लेकिन अगर 18 से ज्यादा हुआ तो चलेगा कि आप वोट कर सकते हो। तो मैंने उसको कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी कि अगर एज जो है 18 से बड़ी होती है तो ये स्टेटमेंट चला दो आप, अगर एज 18 से कम होती है तो आपको ये स्टेटमेंट चलाना है। तो क्या होगा, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स में आपको एक कंडीशन देनी होगी, अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट चलेंगे, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ और स्टेटमेंट्स आपके चलने वाले हैं। जहां पर कंडीशन का रोल आ जाए वहां पर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। अभी हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, होता क्या है इनके अंदर, अभी हम डीपली डाइव करेंगे थोड़ी देर में। तो इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स को या एक स्टेटमेंट को या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। आपने लिखा सिर्फ उनको एक बार लेकिन वो एग्जीक्यूट हो गए कई बार। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया SOPLN और ABC, और क्या है, इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे हम सिर्फ इसको एक बार लेकिन इसको हम 10 टाइम्स 100 टाइम्स कितने भी टाइम्स चला सकते हैं और रिजल्ट क्या आ जाएगा, ABC ABC ABC, ऐसे करते करते 100 टाइम्स तक रिजल्ट आ सकता है। और हमको लिखना भी सिर्फ ये एक बार पड़ेगा, हमको 100 बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब थोड़ी क्यूरियोसिटी बड़ी होगी कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम थोड़े आगे बात करेंगे इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। अब कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, इफ स्टेटमेंट के साथ हम यहां पर शुरुआत करेंगे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। अब कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स के अंदर 2 कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है स्विच और एक होता है इफ।
तो पहले हम बात करेंगे इफ से जो है, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन में मदद करता है कि ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट चल जाए, है ना। सिलेक्शन तो हुआ कि ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स चले, ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स ना चले। तो इफ के साथ हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, और मैं यहाँ पर इफ का सिंटैक्स लिखता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको इफ लिखना होगा स्मॉल लेटर्स में, फिर यहाँ पर आपको जो है राउंड ब्रैकेट्स लगाने होंगे, और फिर आपको यहाँ पर अपनी कंडीशन देनी होगी। और कंडीशन आपकी बुलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब जो एक कंडीशन देंगे यहाँ पर आप एक एक्सप्रेशन लिखोगे, और उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होना चाहिए ना, वो बुलियन वैल्यू में आंसर देना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 5 > 2, इसका आंसर क्या आएगा? यह क्या है आपका एक रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर आपकी एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो 5 > 2 क्या 5 2 से बड़ा है? जी हाँ, तो इसका आंसर आने वाला है आपका ट्रू। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं जो हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करे, यानी कि या तो ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स रिटर्न करे। फिर आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे, और यहाँ पर आपको वे स्टेटमेंट्स लिख देने हैं जो कि तब चले अगर ये कंडीशन आपकी क्या हो? ट्रू हो। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो तो जो कर्ली ब्रेसिस के अंदर स्टेटमेंट्स है वे एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बल्कि आपका जावा का कंपाइलर सीधा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पर करते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पर एक एज वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट एज इक्वल टू 10, ठीक है। और मैं कंडीशन क्या देता हूं कि अगर आपकी एज जो है 15 से कम है, ठीक है, अगर आपकी एज 15 से कम है तो यहां पर आपको प्रिंट कराना है कि योर एज इज लेस देन 15। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इफ एज लेस देन 15। अगर एज 15 से कम हो तो क्या हो? SOPLN एज इज लेस देन 15, ठीक है, एज इज लेस देन 15। तो ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर मैं यहां पर सपोज करिए लिख देता हूं SOPLN एज इज ग्रेटर देन 15। नहीं, यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं, चलिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, चलो यही लिख देते हैं, एज इज ग्रेटर देन 15। तो एक बार इसका आउटपुट देखिए कैसे आएगा। तो सबसे पहले एज की वैल्यू 10 है, यहाँ पर चेक करेगा कि क्या 10 लेस देन 15 है, तो इसका आंसर एक बुलियन आएगा। तो 10 क्या 15 से कम है, इसका आंसर होगा ट्रू। और ट्रू होते ही क्या होगा? अगर ट्रू होती है ये कंडीशन तो इफ के कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वे चल जाते हैं, वे चलेंगे, ठीक है। ये प्रिंट होगा एज इज लेस देन 15, ठीक है, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ये स्टेटमेंट भी चलेगा क्योंकि ये इफ से बाहर है। और ऐसे भी प्रिंट हो जाएगा कि एज इज ग्रेटर देन 15। तो हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है हमारे प्रोग्राम में, इसको अभी हम समझेंगे कि इसको कैसे टैकल कर सकते हैं एल्स की मदद से। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज करिए मैं एज की 19 कर दूं, ठीक है, तो 19 ग्रेटर देन 15 क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। और मैंने बताया था जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो इफ के कर्ली ब्रेसेस होते हैं उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वे नहीं चलते। मतलब क्या होगा? ये कंडीशन फॉल्स होते ही यहाँ से यहाँ आ जाएगा और आपका ये स्टेटमेंट चलेगा। तो सिर्फ यहाँ पर क्या आने वाला है इस बार आउटपुट? एज इज ग्रेटर देन 15। तो ये तो था इफ का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स, अगर ऐसा नहीं तो फिर वैसा। तो इफ का मैं यहाँ पर सिंटैक्स लिख लेता हूँ, इफ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन देनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसिस वे स्टेटमेंट जो चलेंगे जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है। और फिर एल्स लिखना होगा आपको यहाँ पर, जैसे ही कर्ली ब्रेसिस बंद करते हो आप, और एल्स लिखने के बाद कर्ली ब्रेसिस फिर से लगाने होंगे और उसके अंदर स्टेटमेंट। तो होगा क्या कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे आपके। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आपके एल्स वाले स्टेटमेंट्स चलने वाले हैं। मतलब जो एल्स के कर्ली ब्रेसिस के अंदर है, जो एल्स की बॉडी के अंदर है, ठीक है, इसको बॉडी कहेंगे हम, जो एल्स की बॉडी कहेंगे, जो कर्ली ब्रेसिस के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। तो कंडीशन ट्रू होती है अगर ये, तो इफ वाले स्टेटमेंट चलेंगे। अगर कंडीशन ये फॉल्स होती है तो एल्स वाला चलेंगे। तो फिर से उसी एज वाले की मदद से हम इसको समझते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पर, इंट एज इक्वल टू 10, ठीक है। और मैं क्या कंडीशन देता हूं कि अगर एज जो है लेस देन 15 है तो यहाँ पर आप प्रिंट करा दीजिए, बस यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं लेस देन 15, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, एल्स का मतलब होता है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, समझ लीजिए। एल्स के स्टेटमेंट कब चलेंगे? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब एज 15 से कम नहीं होती, एज 15 से कम नहीं होती तो क्या होगा? एज आपकी ग्रेटर देन 15 होगी, तो हम ऐसे प्रिंट करा देंगे और फिर कर्ली ब्रेसिस को बंद कर देंगे। तो क्या होगा? 10 लेस देन 15 चेक करेगा, एक बुलियन का आंसर आएगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो 10 लेस देन 15 आपका ट्रू होगा, और ट्रू होते ही ये स्टेटमेंट चलेगा, लेस देन 15 आपका आउटपुट आ जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर
इफ या एल्स में से जो है सिर्फ एक की बॉडी चलेगी। मतलब या तो इफ वाली बॉडी चलेगी या एल्स वाली बॉडी चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इफ की भी बॉडी चल जाए और एल्स की भी चल जाए। जैसे कि 10 लेस देन 15 हुआ तो आंसर इसका ट्रू हुआ, तो एसओपीएलएन यहाँ पर ये प्रिंट होकर यहाँ से सीधा, मतलब जो कर्ली ब्रेसिस यहाँ से खत्म हुआ, जैसे इसके अंदर अगर और स्टेटमेंट होते तो वो भी चलते। ठीक है, तो जैसे ही कर्ली ब्रेसिस इसको मिलता है वो यहाँ से सीधा इस एल्स से नीचे आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे होंगे एल से नीचे वे चलेंगे। अब मैं एज की वैल्यू यहाँ पर 19 कर देता हूँ, तो 19 लेस देन 15 आपका फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो इफ वाला तो नहीं चलेगा, फॉल्स होते ही कौन सा चलेगा, एल्स वाला आपका चलने वाला है, और एल्स के अंदर है ग्रेटर देन 15, तो ये आउटपुट आने वाला है। तो इफ एल्स का हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते थे। इनको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं। कंस्ट्रक्ट्स का आपको पता चल गया। कंस्ट्रक्ट्स किसमें मदद करता है हमारी, वो बताने में कि आपके जो सोर्स कोड के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो गए, किस टाइप से एग्जीक्यूट हो गए, है ना। हम बात करेंगे इफ एल्स इफ लैडर के बारे में। तो आपको इफ एल्स इफ लैडर एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है जो इफ एल्स नहीं कर पाया है। तो इफ एल्स में क्या होता था, आप इफ लिखते थे, यहाँ पर एक कंडीशन दे देते थे, ठीक है, और कंडीशन देने के बाद अपने स्टेटमेंट्स और एल्स के अंदर फिर वो स्टेटमेंट जो इस कंडीशन के फॉल्स होने पर चलते थे। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि आप कितनी कंडीशन दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करानी पड़े और उन मल्टीपल कंडीशंस में से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट चलाना हो, मतलब एक कंडीशन ट्रू होने पर उस वाली बॉडी को चलाना हो, तो इसका हम यूज करने वाले हैं इफ एल्स इफ लैडर का। तो चलिए एक बार इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं, और जब एक प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका मैं सिंटैक्स लिखता हूं इफ, फिर आपको यहाँ पर एक कंडीशन देनी होगी जैसे कि आप नॉर्मली करते ही है, फिर यहाँ पर इफ की बॉडी, फिर आपको एल्स लिखना होगा, थोड़ा स्पेस देना होगा, और फिर इफ लिखना होगा, और फिर से यहाँ पर आपको कंडीशन देनी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना कर्ली ब्रेसिस और इसकी बॉडी। अब बात क्या है कि जो आप एल्स इफ के स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनको आप कितनी बार भी लिख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 बार लिख लेता हूँ इफ एल्स इफ। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से एक कंडीशन देनी होगी, कंडीशन देने के बाद यहाँ पर आपको फिर से अपने स्टेटमेंट्स, और आखिर में क्या आने वाला है, एल्स ब्लॉक। ठीक है, जो इफ एल्स में आता था, इफ के साथ जो एल्स आता था वो वाला एल्स यहाँ पर आने वाला है। तो होगा क्या, इफ के अंदर आएगा और कंडीशन चेक करेगा ये। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपके ये स्टेटमेंट्स चलेंगे जो इफ की बॉडी के अंदर है, और इन स्टेटमेंट्स के चलने के बाद सीधा डायरेक्ट एंड पे चले जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है इफ वाली, तो क्या होगा, अगले वाली कंडीशन चेक होगी, मतलब एल्स इफ की जो अगली कंडीशन है इसको चेक करेगा। अगर ये ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स चलते ही आपका फिर से यहाँ पर कंपाइलर चला जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है फिर अगली वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स चल जाएंगे और यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, मतलब क्या कि आपके सभी कंडीशंस फॉल्स हो चुकी है। आपने बहुत सारी देखिए कितनी कंडीशन थी, 1 2 3, आपने यहाँ पर 3 कंडीशन दी और तीनों की तीनों कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। मतलब वो क्या, आपने n कंडीशन दी हो और आपकी n की n कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी हो, तो क्या होगा, आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक। कब, जब आपने n कंडीशन दी हो और n की n कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एल्स ब्लॉक नहीं डाला तो क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर जो आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स हो गए इस वाले इफ एल्स इफ लैडर से बाहर, वो वाले चलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेके एज का, और अगर उस एज के वेरिएबल के अंदर 1 से लेकर 5 तक वैल्यू हुई तो हम प्रिंट कराएंगे 1 to 5। ठीक है, अगर यहाँ पर उसके अंदर वैल्यू हुई 5 से 10 तो हम प्रिंट कराएंगे 5 to 10। ठीक है, अगर उसके अंदर वैल्यू हुई 10 to 15 तो हम प्रिंट कराएंगे 10 to 15। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई सी भी नहीं होती तो फिर हम प्रिंट कराएंगे ग्रेटर देन 15। तो कुछ ऐसा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी, इफ, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट एज इक्वल टू, मैं इसके अंदर सपोज करिए 10 वैल्यू में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या डालते हैं कि अगर एज जो है 1 से 5 है, मतलब हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, 1 से बड़ी हो या उसके बराबर हो, और यहाँ पर यूज करेंगे हम एंड ऑपरेटर का। और एंड ऑपरेटर के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, वहां पर आपको जाकर देख सकते हैं, ऑपरेटर्स इन जावा में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
ठीक है, तो एज अगर 1 से बड़ी होती है या 1 के बराबर होती है, या फिर एज आपकी क्या है 5 से कम होती है या 5 के बराबर होती है, तो एंड ऑपरेटर है, दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही इसका आंसर ट्रू आने वाला है। तो अगर आपकी एज जो है 1 से बड़ी होती है, उसके बराबर होती है, और साथ ही साथ 5 से कम होती है, 5 के बराबर होती है, तो SOPLN भैया क्या प्रिंट करा दो आप 1 to 5, ठीक है 1 to 5 प्रिंट करा दो। फिर दूसरी कंडीशन देने के लिए आपको एल्स लिखना होगा, फिर इफ लिखना होगा, और उसके अंदर कंडीशन डालनी होगी। कंडीशन क्या है आपकी 5 से 10 के बीच में। तो अगर आपकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपकी 5 हो एंड एज आपकी 10 से कम हो या 10 के बराबर हो, तो आप प्रिंट करा दीजिए SOPLN। क्या प्रिंट कराना है 5 to 10, ठीक है, तो 5 to 10 प्रिंट हो जाएगा अगर ऐसा होता है। और अगर एक और कंडीशन दी हुई है तो फिर से एल्स लिखना होगा, फिर इफ लिखना होगा। एज आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, और साथ ही साथ एज आपकी लेस देन और इक्वल टू 15 है, तो यहां पर आप प्रिंट करा दीजिए SOPLN क्या 10 to 15। तो कुछ ऐसा हम यहां पर करेंगे। लेकिन क्या होता है अगर कोई सी भी इनमें से कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब फॉल्स हो जाती है, तो फिर हम वो स्टेटमेंट्स अपने एल्स ब्लॉक के अंदर डालते हैं जो चलने चाहिए। तो एल्स के अंदर मैं डाल देता हूं SOPLN ग्रेटर देन 15, ठीक है, तो मैंने यहां पर कुछ ऐसा कर दिया और अपना एल्स ब्लॉक बंद कर दिया है। तो अब आपके समझ में आ जाएगा, एज की वैल्यू 10 होगी, वो चेक करेगा कि क्या 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। तो एक भी अगर एंड ऑपरेटर के साथ जो है दो कंडीशन होती है, अगर उन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाए ना, तो फिर वो फॉल्स ही होने वाली है, ये समझ लो। और नहीं पता ऐसा क्यों होता है, देखिए ये फॉल्स होगी, और सपोज करिए ट्रू भी हो गई ना, तो फॉल्स और ट्रू एंड ऑपरेटर फॉल्स बना देता है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो आपका जो है ट्रू है यहाँ पर, तो ये ट्रू हो जाएगा, सॉरी मैं फॉल्स कह दिया था। तो 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो आपका ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पर चेक करेगा 10 लेस देन और इक्वल टू 5, क्या 10 लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और एक फॉल्स होता ही मतलब ये कंडीशन आपकी फॉल्स। अगले वाले पर आएगा, क्या 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, हाँ 10 5 के बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है। और फिर यहाँ पर चेक करेगा क्या 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो मतलब दोनों ट्रू, तो मतलब ट्रू, और ट्रू होते ही ये कंडीशन चलेगी, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट होते ही बिल्कुल एल्स से नीचे वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। और फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप से इफ एल्स इफ लैडर आपका काम करता है। तो कुछ एक यहाँ पर 2-4 बातें हम यहाँ पर आपको बताएंगे जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर, इफ की बॉडी के अंदर, एल्स की बॉडी के अंदर, किसी की भी बॉडी के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट हो, तो आपको कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा था, इफ एज ग्रेटर देन 10, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर लिख रहा था SOPLN 10 ग्रेटर देन 10, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट था, है ना, मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाए थे, इस बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट कब खत्म होता है, जब आप सेमीकोलन लगा देते हो। जैसे कि इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाने पर एक स्टेटमेंट खत्म होता है, ऐसे ही सेमीकोलन लगाने पर एक स्टेटमेंट खत्म होता है। तो जैसे ही एक सेमीकोलन लगाया तो एक स्टेटमेंट हुआ, और अगर बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, मतलब एक सेमीकोलन है, तो फिर आपको इन कर्ली ब्रेसेस की लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी एक बात। अब एक और बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे कि आपने इफ लिखा, फिर अपनी यहाँ पर कंडीशन दी, और फिर यहाँ पर अपने स्टेटमेंट्स लिखे, ठीक है। एक बात याद रखना, यहाँ पर आप सेमीकोलन मत लगा देना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया ना, तो क्या होगा, आपका माना जाएगा कि इफ के अंदर कोई बॉडी नहीं है, और ये जो स्टेटमेंट है नॉर्मली एग्जीक्यूट हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ एज ग्रेटर देन 15, और फिर यहाँ पर ये, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ SOPLN 10 ग्रेटर देन 15, कुछ भी मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी, और यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ आफ्टर, कुछ भी मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ, कुछ भी, इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी प्रिंट करा रहा हूँ। तो आप क्या मान के चलेंगे कि अगर एज ग्रेटर देन 15 है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और ऐसा नहीं होता तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो होगा क्या कि इफ एज ग्रेटर देन 15 वो तो चेक होगा, लेकिन फिर क्या होगा, ये सेमीकोलन देखते ही ये समझ जाएगा कि आपकी इफ की बॉडी खाली है, इफ के अंदर कुछ नहीं है। और फिर क्या होगा, जैसे कि आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स चलते हैं ना जावा के अंदर, ये ऐसे ही चलेंगे और ये प्रिंट हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी। अब हम एक बार बात कर लेते हैं नेस्टेड इफ के बारे में। इसके अंदर अभी हम प्रोग्राम तो करेंगे ही,
तो एक दो प्रोग्राम भी करके देखेंगे आगे, फिर इफ एल्स का, और फिर आगे बढ़ेंगे लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स की तरफ। तो नेस्टेड इफ में क्या होता है, नेस्टिंग का मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज को डालना। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल किसके बारे में, नेस्टेड इफ के बारे में। तो नेस्टेड इफ में क्या होगा, एक इफ को दूसरे इफ के अंदर डालना। तो क्या होगा, जैसे कि आपने यहाँ पर इफ लिखा, फिर यहाँ पर आपने कंडीशन दी, ठीक है, आपने यहाँ पर कंडीशन दी। कंडीशन के अंदर क्या होता है, कंडीशन देने के बाद आप इसकी बॉडी बनाते हो, और इस बॉडी के अंदर आपने फिर से एक इफ डाल दिया और एक कंडीशन डाल दी, और फिर यहाँ पर ऐसे इसके बॉडी बना दी। तो क्या हुआ, एक इफ के अंदर आपका दूसरा इफ चला गया, और इसी को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। अब नेस्टेड इफ है तो कितनी भी नेस्टिंग कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, इस इफ के अंदर एक और इफ डाल सकते हो, कंडीशन दे सकते हो, इसकी बॉडी बना सकते हो, इस इफ के अंदर फिर से इफ डाल सकते हो। तो ऐसे कितनी बार भी आप इफ डाल सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि वो इफ के अंदर ही डालो, जैसे कि आपने यहाँ पर इफ बनाया, कंडीशन डाली, उसकी बॉडी बनाई, फिर आपने यहाँ पर एल्स डाला और एल्स की बॉडी बनाई, तो आप एल्स के अंदर भी इफ डाल सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने इफ लिखा, कंडीशन दी, एल्स इफ बनाया, कंडीशन दी, ब्रेक इसका जो बॉडी बनाई, और इस एल्स इफ के अंदर भी आप अपना इफ डाल सकते हो। तो नेस्टेड इफ क्या होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ डालना, या एल्स के अंदर डाल दो आप इफ, तो इसी को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने किया क्या है, इफ बनाया, फिर उसके अंदर कंडीशन दी, और इस इफ के अंदर मैंने यहाँ पर ये इफ डाला, इसके अंदर कंडीशन दी, और इसके अंदर ये स्टेटमेंट है। तो देख सकते हैं इस इफ के अंदर, क्योंकि मुझको एक स्टेटमेंट डालना था तो मैं यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाई, एक स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सेमीकोलन है, और फिर मैंने क्या बनाया, एल्स बनाया। और मैं क्या सोच रहा हूं, मतलब जो लग भी रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि ये एल्स जो है इस इफ वाले के साथ है, इस वाले इफ के साथ है ना। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो ये वाले एल्स का स्टेटमेंट चल जाएगा। कुछ ऐसा ही लग रहा है, यहाँ पर इंडेंटेशन देखकर भी ऐसे ही लग रहा है जिस टाइप से लिखा गया है, लेकिन कुछ ऐसा होने नहीं वाला। होगा क्या कि ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, अगर ट्रू होती है तो ठीक है, इसके अंदर जाएगा, फिर क्या होगा, ये वाली कंडीशन चेक होगी, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, तो फिर आपका भैया ये वाला एल्स चल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि कंपाइलर समझ रहा है ये वाला इफ इस वाले एल्स के साथ है। तो क्या हो गया, यहां पर होता क्या है जावा के कंपाइलर में, कि जो एल्स स्टेटमेंट होगा ना, जो आपका एल्स स्टेटमेंट होगा, वो बिल्कुल जो उसके पास वाला इफ होगा, जिसका अभी तक एल्स नहीं बना होगा, उसके पास जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए, ये एल्स सबसे पहले इसके पास जाएगा, इस इफ के पास, क्योंकि इस इफ का कोई एल्स है नहीं, तो इस इफ के पास वो एल्स चला जाएगा। समझ रहे हो, देखो ध्यान से समझो इसको, कि क्या होगा, जैसे कि आपने इफ बनाया, ठीक है, होता क्या है कि जो आपका एल्स स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल अपने करीब वाले इफ के साथ जाता है, अगर आप कर्ली ब्रेसिस नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये लाइन और इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कर्ली ब्रेसिस नहीं लगाते हैं तो जो उसका पास वाला इफ होगा ना, एल्स उसके साथ जाने वाला है। अब आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एल्स बिल्कुल इसके पास है इफ के, बिल्कुल इसको जो है इससे आगे ही है, तो इस वाले इफ के साथ चला जाएगा। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, या तो आप क्या करिए, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा लीजिए, ठीक है, इस वाले इफ के अंदर हम चाहते हैं ये वाला इफ हो बस, ठीक है। और क्या होगा फिर, जब हमने इसकी बॉडी यहाँ पर, इफ की बॉडी यहाँ पर ही खत्म कर दी, तो फिर ये एल्स इस वाले इफ के साथ कैसे जा सकता है, ये तो फिर बाहर रह जाएगा। तो बाहर रह जाएगा तो इसके बिल्कुल पास इफ कौन सा होने वाला है, इसके पास तो भैया ये होने वाला है, इसीलिए ये वाला एल्स इफ के साथ चला जाएगा, जो ये ऊपर वाला है, इज इफ इसमें भी यार बोलने में दिक्कत हो गई, ठीक है। तो ये एल्स इस वाले इफ के साथ चला जाएगा, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लगा दिया भैया, ये वाला इफ तो इस वाले इफ के अंदर है, हमने बता दिया, और इसकी बॉडी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो इस वाले इफ का इस एल्स के साथ तो कोई कोरिलेशन नहीं है, मतलब क्या है, पास वाला इफ तो इसके पास यही बचा, तो इसके साथ चला जाएगा। तो डैंगलिंग एल्स वही होता है कि भैया जो लास्ट अकरिंग अनमैच्ड एल्स स्टेटमेंट होता है ना, सॉरी, जो लास्ट अकरिंग अनमैच्ड इफ स्टेटमेंट होता है उसके साथ एल्स जाता है। तो ये था आपका डैंगलिंग एल्स। बात करेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो एक एग्जांपल के साथ ही शुरुआत करेंगे। सपोज करिए मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर सिंटैक्स ही लिख लेते हैं, चलो एग्जांपल बाद में करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना होगा एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 फिर कोलन फिर एक्सप्रेशन 3, ठीक है। तो कुछ ऐसा इसका सिंटैक्स होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर्स का, या फिर इसको हम शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स भी कहते हैं। मतलब इफ एल्स का शॉर्ट हैंड, मतलब उसको शॉर्ट तरीके में लिखने का एक, क्या कह सकते हो आप इसको, एक सिंटैक्स कह लो, ठीक है।
तो एक्सप्रेशन 1 जो होगी आपकी कंडीशन होने वाली है। एक्सप्रेशन 1 क्या होगी? आपकी कंडीशन होगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आंसर आपका एक्सप्रेशन ट्रू होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 3 आपका आंसर होने वाला है। और इसको आप किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, तो जो डेटा टाइप इनका होगा उसी टाइप का आप वेरिएबल बना सकते हो और उसके अंदर स्टोर करा सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं a ग्रेटर देन b, a रेशियो b, तो क्या होगा कि अगर a b से बड़ा होता है तो a रिटर्न करेगा, अगर a b से बड़ा होता है तो a रिटर्न करेगा, है ना, क्योंकि अगर ये ट्रू होगा तो ये आएगा। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होता, मतलब a b से छोटा होता है, तो b आने वाला है। तो मतलब क्या होगा? जो इन दोनों में से बड़ा नंबर होगा वो निकल के आने वाला है। और मैं इसको स्टोर करा सकता हूं int c इक्वल टू दिस। तो मैं यहां पर अगर कुछ ऐसा लिखूं int c इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 2 क्वेश्चन मार्क 5 2, ठीक है। तो मैंने यहां पर कुछ लिखा, तो चेक करेगा कि क्या 5 2 से बड़ा है, तो आंसर होगा ट्रू। तो ट्रू होते ही आपका 5 आंसर आएगा और ये 5 वैल्यू सी के अंदर चली जाएगी। ध्यान रखना इनकी जो डेटा टाइप्स होंगे उनका ध्यान रखना। यहाँ पर कभी आप यहाँ पर डबल का ले लो, यहाँ पर इंट का ले लो, तो फिर आपको फोर्स्ड कन्वर्जन अलग से कराना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर ये सिंबल बदल दूं, तो 5 लेस देन 2 क्या होगा आपका? 5 2 से छोटा नहीं होता, फॉल्स होगा। फॉल्स होते ही आपका ये वाला चलने वाला है, मतलब 2 आपका आंसर आने वाला है। 5 लेस देन 2, ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा आपका। तो इस टाइप से आपका जो है टर्नरी ऑपरेटर काम करता है, काफी छोटा सा था। और इफ एल्स इफ के थोड़ा सा इसके डिफरेंस देख लेते हैं इफ एल्स के साथ। तो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर हम इसकी नेस्टिंग कर दें, लेकिन इफ एल्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अब ये आप यहाँ पर देख रहे हो कंडीशन 1 दे पा रहे हो, आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते, है ना, सिर्फ एक एक स्टेटमेंट ही तो आपने दिया। लेकिन इफ और एल्स के अंदर आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे सकते थे उसकी बॉडी में, लेकिन इसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट्स चलने वाले हैं। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होता है इफ एल्स से, और इसको पढ़ने में भी आसानी होती है। जैसे कि आप आसानी से पढ़ चुके थे कि अगर ये इससे बड़ा हुआ तो ये आ जाएगा, नहीं हुआ तो ये आ जाएगा, तो इतनी आसानी इसको पढ़ने में होती है। तो ये कुछ 2-3 डिफरेंस थे इसके बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में, और स्विच स्टेटमेंट के बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे इटरेशन के बारे में, मतलब इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट्स भी आपका जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होता है या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो इसका सिंटैक्स सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। स्विच लिखना होगा आपको सबसे पहले SWITCH स्मॉल लेटर्स में, फिर आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाना होगा। यहाँ पर आपको जो है एक वेरिएबल लिख सकते हो आप, यहाँ पर एक लिटरल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर केस, और फिर यहाँ पर फिर से कोई लेबल लिखना होगा, और फिर कोलन, और फिर उसकी बॉडी, फिर आपको केस, फिर कोई लेबल, फिर उसकी बॉडी, फिर आपको कोई केस, फिर लेबल, ठीक है। इनका नाम अलग होना चाहिए, बस जो ये लेबल है इनका नाम अलग रखना है, ठीक है। फिर कोई बॉडी, और फिर एक डिफॉल्ट केस होता है आपका, तो डिफॉल्ट लिखना होगा, कोलन, और फिर बॉडी। अभी समझाएंगे क्या होता है। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ वेरिएबल पास कराना होगा, ठीक है। आप वेरिएबल पास करा सकते हो जैसे कि बी, लेकिन एक और बात, जो ये वेरिएबल पास कराने वाले हो आप यहाँ पर, या जो कोई लिटरल लिखने वाले हो, कोई एक्सप्रेशन लिखने वाले हो, तो उसका जो डेटा टाइप होना चाहिए ना, वो इंट हो सकता है, चलेगा, कैर हो सकता है, वो भी चलेगा, ठीक है, लॉन्ग हो सकता है, वो भी चलेगा, और क्या, लॉन्ग हो गया, इंट हो गया, कैर हो गया, बुलियन, सॉरी बुलियन कह रहा हूं, बाइट भी चलेगा, बाइट, और एक होता है शॉर्ट, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स तो आपके यहाँ पर चल सकते हैं, लेकिन इनसे अलग आपने यहाँ पर कोई डेटा टाइप पास करा दिया ना, कोई डेटा टाइप का वेरिएबल या वैल्यू, तो फिर आपका एरर आने वाला है। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा वेरिएबल पास कराइए, कुछ ऐसी वैल्यू पास कराइए। जैसे कि मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ int b इक्वल टू 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पर पास करा दिया b। तो फिर क्या होगा, केस के अंदर यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखे होंगे, कुछ वैल्यूज लिखी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं 1, यहाँ पर लिख दूं 2, यहाँ पर लिख दूं 3, यहाँ पर लिख दूं कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट है। फिर क्या होगा, वो इसकी वैल्यू को इनके साथ मैच करेगा, लेबल की वैल्यूज के साथ, ठीक है, एक एक के साथ मैच करता हुआ चलेगा। जिसके साथ भी मैच कर गया उसकी बॉडी चल जाएगी, ठीक है।
जिसके साथ भी इसकी वैल्यू इन लेवल के साथ मैच कर गई तो उसकी बॉडी चल जाएगी। जैसे कि मैं v की वैल्यू 1 डालूं तो v की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 को मैच करेगा 1 के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 डाल रखा है, और इसकी जो बॉडी होगी वो चल जाएगी। ठीक है, और हमेशा क्या करना है, जैसे ही आप किसी भी केस की बॉडी लिख देते हो तो उसके बाद में आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपको जो होता है इस पूरे स्विच केस से बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तो फॉल थ्रू होता है। फॉल थ्रू क्या होता है, मैच तो भैया आपकी 1 से कर गई, अब आप थोड़ा चाहोगे कि 2 की 3 की सबके स्टेटमेंट चले, नहीं चलना चाहिए। तो ब्रेक उसी में मदद करता है कि आपके और केस के स्टेटमेंट ना चले, सीधा स्विच से बाहर आ जाए। लेकिन अगर आप ब्रेक नहीं लगाते किसी भी पार्टिकुलर केस के खत्म होने पर तो क्या होगा, उसके नीचे वाले जो भी स्टेटमेंट होंगे सब चलने वाले हैं। फिर वो मिलाकर नहीं देखेगा कि इसकी वैल्यू इसके साथ मिला लो, इसकी वैल्यू इसके साथ मिला लो। एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, स्विच लिखो यहाँ पर, और ठीक है, और एक वेरिएबल है मेरे पास int इक्वल टू 1, ठीक है, और मैं यहाँ पर पास करा दूं a, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं, केस 1। अगर 1 यहाँ पर इसके a के अंदर हुआ तो SOPLN आप यहाँ पर प्रिंट करा दो ONE1, ठीक है, और यहाँ पर मैं केस 2 लिखता हूं SOPLN, अगर 2 हुआ तो 2 प्रिंट करा दो, ठीक है, केस 3 यहाँ पर SOPLN और यहाँ पर 3 प्रिंट करा दो। और एक होता है इसका डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस में क्या होता है, डिफॉल्ट केस वो केस होता है अगर इन तीनों में से कोई सा भी ट्रू नहीं होता तो फिर आपका डिफॉल्ट चलेगा। जैसे कि इफ एल्स में एल्स वाला चलता था, तो SOPLN में यहाँ पर लिखता हूं और यहाँ पर प्रिंट करा देता हूं नन, ठीक है, नन। तो होगा क्या कि मैच करेगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 के साथ 1 मैच हो जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा 1। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपको हमेशा ब्रेक लगाना ही है जैसे ही एक केस की बॉडी खत्म होती है, और जरूरी नहीं आप इसके अंदर कर्ली ब्रेसिस लगाए, कर्ली ब्रेसिस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस स्विच के अंदर लगा लेना, ठीक है। और स्विच का ये ध्यान रखना कि जो आपने स्विच का यहाँ से शुरुआत करा और यहाँ पर इसका कर्ली ब्रेसिस खत्म करा तो इसको कहीं अंदर बंद मत कर देना, ठीक है, इसको हमेशा एंड पर ही खत्म करना जब आप सभी केस लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर एरर आने वाला है। तो ब्रेक लगा देना। अगर यहाँ पर 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होते ही अगर इसको ब्रेक मिला तो क्या होगा, ये सीधा यहाँ से स्विच से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये ब्रेक ना होता ना तो फिर क्या होगा, ये सभी स्टेटमेंट्स ऐसे चला देगा। ये फिर मैच नहीं करने वाला कि भाई 2 है 3 है डिफॉल्ट है, 2 3 और नन सभी प्रिंट हो जाने वाले हैं। अब डिफॉल्ट केस जरूरी नहीं है आप बिल्कुल एंड में लिखे, बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट केस को बीच में लिखेंगे तो आपको ब्रेक लगाना होगा। लेकिन अगर आप इसको एंड में लिखते हैं तो ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नीचे और कोई स्टेटमेंट है नहीं, है ना। जैसे ही ब्रेक मिलता है वो बिल्कुल बाहर निकाल देता है, और डिफॉल्ट के नीचे तो कोई स्टेटमेंट है नहीं तो फिर चलने का कुछ डर है नहीं कि अलग से कुछ स्टेटमेंट चल जाए। तो स्विच स्टेटमेंट ऐसे ही हमारी मदद करते हैं। इसके अंदर मैंने बता दिया किस डेटा टाइप की वैल्यू सपोर्ट करती है। तो लेकिन अब इफ के साथ थोड़ा कंपेयर करते हैं। इफ के अंदर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का भी कंपैरिजन करा सकते थे, लेकिन इसके अंदर नहीं करा सकते, ठीक है। इसके अंदर आप क्या चेक करते हैं, इक्वालिटी चेक करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कंपाइलर क्या करता है, 1 यहाँ पर चेक कर रहा होगा कि क्या 1 1 के बराबर है, क्या 1 जो है 2 के बराबर है, कुछ ऐसे चेक कर रहा होगा, तो वो इक्वालिटी चेक कर रहा है। लेकिन आप वहां पर ग्रेटर देन लेस देन कुछ ऐसे भी चेक कर रहे थे, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते थे इफ के अंदर। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी चेक करेंगे स्विच के अंदर, तो यहाँ पर ये जो है इसमें दिक्कत है थोड़ी सी स्विच के अंदर। और क्या, फिर स्विच के आप नेस्टिंग भी कर सकते हो, इफ की भी कर सकते हो नेस्टिंग, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यूज मैच ना करे भैया। अगर आप नेस्टेड स्विच करते हो तो फिर उसके अंदर आउटर और इनर स्विच के केस की वैल्यू तो मैच करा सकती है, लेकिन अब यहाँ पर कोई नेस्टिंग नहीं है तो इनकी वैल्यूज मैच नहीं करनी चाहिए आपकी। और एक और डिफरेंस है कि स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा एफिशिएंट होता है अगर आपको इक्वालिटी चेक करनी हो, ठीक है। तो आप इक्वालिटी चेक करने के लिए स्विच का इस्तेमाल करें ना कि इफ का, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हो गए, 2-3 डिफरेंस याद कर लेना काफ़ी हो जाएगा। आपको हमने लॉजिक समझा दिया, इसका जो है सिंटैक्स समझा दिया, क्योंकि लॉजिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप प्रोग्राम तो खुद बना ही सकते हो, और 1-2 प्रोग्राम हम डिस्कस भी करेंगे अगली वीडियो में। तो बने रहिए, तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, आउटपुट क्वेश्चन या फाइंड एरर्स के क्वेश्चन हो गए तो उनको कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ इफ c ग्रेटर देन d x इक्वल टू c, ठीक है।
और एल्स x इक्वल टू डी। तो काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसको टर्नरी ऑपरेटर में बदलना है। तो देख लेते हैं एक बार, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब एल्स वाला, ये चलना चाहिए। तो टर्नरी ऑपरेटर में बदलते हैं। कंडीशन क्या है हमारी, सी ग्रेटर देन डी। कंडीशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद वो लिखते हैं जो रिटर्न होना चाहिए, मतलब जो ट्रू होने पर आना चाहिए। तो ट्रू होने पर क्या होना चाहिए, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, एक्स वेरिएबल में। तो मैं इंट एक्स ले लेता हूं और इक्वल टू, अगर सी डी से बड़ा होता है तो आंसर आना चाहिए, मतलब एक्स के अंदर वैल्यू चली जानी चाहिए आपकी सी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मतलब सी ग्रेटर देन डी आपका फॉल्स होता है, तो आप देख रहे हैं एक्स के अंदर वैल्यू क्या जा रही है, डी जा रही है। अब मैंने यहाँ पर इंट का ले लिया, आप यहाँ पर इंट का ना ही लो, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको किस टाइप का वेरिएबल लेना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाता और कुछ हिंट भी नहीं होती कि आपका वेरिएबल किस टाइप का होता है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही x इक्वल टू ये लिख दीजिए और यहीं पर ही छोड़ दीजिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, एक कैर का वेरिएबल है z और उसके अंदर जो है कैपिटल A स्टोर कराया गया है। फिर एक मैंने यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, किसका वेरिएबल है, इंट का वेरिएबल है और इसका नाम है वेर। और यहाँ पर फिर एक टर्नरी कंडीशन, आपको यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कुछ आउटपुट आने वाला है इसका, और वो वेर के अंदर स्टोर होगा। तो हो गया क्या, क्वेश्चन मार्क से पहले आपकी कंडीशन होती है तो एक कंडीशन चेक होगी, यानी कि क्या, जेड के अंदर क्या है, कैपिटल ए, मतलब क्या कैपिटल ए जो है स्मॉल ए के बराबर है। अब वो कैसे चेक करेगा, कैपिटल ए की यूनिकोड वैल्यू क्या होती है आपकी 65 और स्मॉल ए की 97। तो क्या 65 जो है 97 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो कंडीशन होगी आपकी फॉल्स। तो फॉल्स होते ही आपका जो क्वेश्चन मार्क से अगला एक्सप्रेशन है ये तो नहीं चलेगा, कोलन के बाद वाला एक्सप्रेशन चलेगा, मतलब स्मॉल ए जो है इंट के अंदर स्टोर होगी। आप यहां पर देखिए, ये वेरिएबल जो है इंट का है, तो मतलब इसकी यूनिकोड वैल्यू इसके अंदर स्टोर होने वाली है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इंट का एक वेरिएबल बनाते हैं कोई भी और उसके अंदर कोई कैर की वैल्यू स्टोर कराते हैं ना, तो वो खुद जो है कन्वर्ट करके उसको उसकी यूनिकोड वैल्यू में स्टोर करा देता है। तो स्मॉल ए की यूनिकोड वैल्यू 97 है, तो वेर के अंदर स्टोर हो जाएगा 97 और फिर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा वेर इक्वल टू 97, ठीक है। तो इसका ये आउटपुट आपका आने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, इस टर्नरी ऑपरेटर की जो आपको क्वेश्चन दिया है इसको आपको इफ एल्स इफ में बदलना है। तो क्या हो रहा है, आप एक बार देखिए यहाँ पर, अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 होता है तो क्वेश्चन मार्क से अगले वाला एक्सप्रेशन, मतलब जो क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच के अंदर एक्सप्रेशन है वो इसका आउटपुट आएगा और कैपिटल ए ग्रेड के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है, जो कोलन के बाद होता है वो पूरा एक्सप्रेशन उसके अंदर चला जाता है। तो इसके बाद देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन है, अब क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन चेक होगा अगर वो फॉल्स होता है, ठीक है। अगर वो फॉल्स होता है तो ये पूरा एक्सप्रेशन चेक होगा और इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू यहां पर है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर आपका बी आने वाला है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका सी आने वाला है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपका जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 होता है तो क्या हो जाए, ये ए हो जाए, ठीक है। ग्रेड स्ट्रिंग का वेरिएबल है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं स्ट्रिंग ग्रेड। तो स्ट्रिंग का वेरिएबल हमने पहले कहीं डिक्लेयर कर रखा होगा तो ग्रेड लिख लेते हैं यहाँ पर सीधा, और ग्रेड इक्वल इक्वल ए करा देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होते हैं तो बी हो जाए, ठीक है। तो हम एल्स इफ का यूज करेंगे कि क्योंकि हमको यहाँ पर दो कंडीशन देनी है और इफ एल्स इफ लेटर का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मार्क्स जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ग्रेड इक्वल टू बी कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं अगर कुछ भी नहीं होता, मतलब ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 होता, ना मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होता, तो फिर क्या होता है, ग्रेड के अंदर सी स्टोर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एल्स ग्रेड इक्वल टू सी, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम यहाँ पर इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करके कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर लीजिए अपने ग्रेड वेरिएबल को, स्ट्रिंग ग्रेड इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको इसकी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, काफी आसान था। तो अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए, आपको इंडेंटेशन की मदद से इसको जो है अच्छी तरीके से लिखना है। तो मैंने आपको बताया था डैंगलिंग एल्स में कि जो एल्स होता है वो अपने बिल्कुल करीब वाले इफ के साथ जाता है, जो कि जिसका मतलब आपने एल्स ना बनाया हो उस इफ के पास वो जाता है जो उसके बिल्कुल करीब हो। वो इफ जिसका अभी तक एल्स ना बना हो और बिल्कुल उसके करीब हो, उसके पास एल्स जाता है। तो यहां पर क्या होगा, इफ पी ग्रेटर देन और क्यू, ठीक है।
फिर आप देख रहे हैं कंडीशन दी आपने, और फिर इसके अंदर का स्टेटमेंट ये होने वाला है इफ p ग्रेटर देन q, इफ r लेस देन और s, और फिर इसका स्टेटमेंट ये होने वाला है। तो कैसा होगा, इफ p ग्रेटर देन q, फिर इफ r लेस देन s, और फिर क्या होगा अगर r लेस देन s हो तो x इक्वल y हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एल्स की दिक्कत है कि एल्स हम इसके साथ ले जाए कि इसके साथ ले जाए। अब आप ये बताइए सबसे करीब इफ कौन सा है जिसका अभी तक एल्स ना बनाओ, ये वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसके साथ लिखेंगे एल्स x इक्वल z। ठीक है, तो आपके समझ में आ चुका होगा डेंगलिंग एल्स में मैंने समझाया था। तो मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ और उसको सोल्व करने की कोशिश करिए पहले खुद वीडियो को पॉज करके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ p ग्रेटर देन q, ठीक है, और फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ इफ r लेस देन s, x इक्वल y, और फिर कर्ली ब्रेसेस बंद, और फिर एल्स x इक्वल z। ठीक है, तो करिए इसको सोल्व। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इफ है फिर कर्ली ब्रेसेस है, तो इफ p ग्रेटर देन q, ये तो हमको यहीं से हिंट मिल रही है, कर्ली ब्रेसेस है, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये है, मतलब ये इसकी बॉडी के अंदर है, इफ की बॉडी के अंदर है। तो इफ r लेस देन s, x इक्वल y। ठीक है, तो ये तो इसके अंदर हो गया। अब बताइए ये एल्स किसके साथ जाएगा, मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पर इसके कर्ली ब्रेसेस बंद हो चुके हैं तो इसका इसके साथ कुछ ताल्लुक नहीं है, इसीलिए अब यहाँ पर सिर्फ एक इफ बचा है और ये इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर है, मतलब इस बॉडी से बाहर है, तो इसको सिर्फ ये वाला इफ मिलेगा और इसी इफ के साथ वो जाएगा। तो एल्स x इक्वल टू z। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको खुद ट्राई करना है यहाँ पर और उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं आप। तो इफ p less than q, x equal y, if p less than r, x equal z, else if r less than s, z इक्वल y। ठीक है, तो इसको सोल्व करिए, एक बार देख लेते हैं, फिर भी चलो हिंट दे देते हैं। तो इफ होगा यहाँ पर ये पूरा इफ। अब आप देख सकते हैं ये नेस्टेड इफ तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर नेस्टेड इफ होता तो कंडीशन देते और कंडीशन देते ही फिर से इफ डाल देते, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशन दी और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिखा, फिर अगला इफ बनाया, कंडीशन दी, फिर कुछ स्टेटमेंट लिखा, फिर एल्स इफ बनाया, फिर कंडीशन दी, फिर कुछ स्टेटमेंट लिखा। तो ये तीनों अलग अलग होने वाले हैं, मतलब यहाँ पर नेस्टिंग का कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो इसको आप खुद ट्राई करना, मैंने पूरा ही बता दिया, ट्राई करने में अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अब तो ये कोड है आपको और इसमें आपको x और y की फाइनल वैल्यू बतानी है। तो इनिशियली x की वैल्यू 2 है और y की 5 है और a की 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू x हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू x के अंदर चली जाएगी, सॉरी a के अंदर x की वैल्यू चली जाएगी, तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर। फिर क्या होगा, x की वैल्यू y के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पर साथ ही नोट डाउन कर लो, a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि x की वैल्यू इसके अंदर चली गई, और x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की भी 5 है। फिर यहाँ पर क्या होगा, x के अंदर y की वैल्यू चली जाएगी, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो y की वैल्यू है 5, और a की वैल्यू हमारी 2 ही रहने वाली है जो पहले हो चुकी थी, और y की वैल्यू 5 है यहाँ पर। ठीक है, फिर नीचे क्या होगा, y के अंदर a की वैल्यू चली जाएगी, मतलब a की वैल्यू क्या हमारी 2 है, तो y इक्वल टू 2, और x की वैल्यू 5 ही रहने वाली है, और a की वैल्यू हमारी 2 ही रहने वाली है। तो हमको बताना था x और y की फाइनल वैल्यू, तो x की वैल्यू 5 हो चुकी है और y की वैल्यू 2 हो चुकी है। आपने देखा होगा यहाँ पर क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया, तो इसी को हम स्वैपिंग कहते हैं। स्वैपिंग क्या होती है, दो वेरिएबल्स के बीच में एक की वैल्यू दूसरे के अंदर डालना और दूसरे की वैल्यू पहले के अंदर डालना। तो आप देख सकते हैं आप कैसे कर सकते हो, आपने दो वेरिएबल लिए जिनकी स्वैपिंग करनी है, और फिर एक अलग से वेरिएबल लिया, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, और फिर क्या कराइए, उस वेरिएबल के अंदर इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू स्टोर करा लीजिए बाद में यूज करने के लिए। और फिर क्या कराइए, एक के अंदर जो मतलब आपने जिसकी वैल्यू स्टोर कराई है ना, जिस वेरिएबल की आपने वैल्यू स्टोर करा रखी है कि हाँ भाई अब इसकी वैल्यू मेरे पास सेफ है, ठीक है, मैं इसको बाद में भी यूज कर सकता हूँ। a के अंदर मैंने x की वैल्यू डाल रखी है, तो फिर आप x की वैल्यू को चेंज कर दीजिए y के साथ, और फिर क्या कराइए, जो y की वैल्यू होगी उसके अंदर a की वैल्यू डाल दीजिए। a की वैल्यू डालना मतलब x की वैल्यू डालना, तो y के अंदर x की चली गई और x के अंदर y की चली गई। इसी को हम स्वैपिंग, इंटरचेंजिंग, एक्सचेंजिंग कहते हैं।